इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी आर्थिक सुधार हुए 1991 के बाद से लगभग 3 दशक हो चुके हैं। 3 दशक मतलब 30 साल हो चुके हैं। तो 30 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन सब की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, वहां पर भारत को क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में भी बहुत सारे अर्थशास्त्री कुछ तरह की बात करते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। एक तो उनका यह कहना है कि आज भी जो पूरी दुनिया में व्यापार है ना, व्यापार मतलब देशों के बीच में जो व्यापार है, वो ज्यादातर व्यापार बहुत बड़े बड़े जो देश हैं, या बड़े तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत विकसित देश है, क्योंकि देश तो अपना बहुत ही बड़ा है, जो विकसित देश है उनके बीच में ही हो रहा है। तो ऐसे में हमारा इतना बड़ा रोल ही नहीं है अभी भी। जो पूरा विश्व जो व्यापार है उसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। अमेरिका और चीन में बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था, हालांकि आजकल उनमें काफी तनाव चल रहा है। किस में? अमेरिका में और चीन में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा व्यापार है। फिर अमेरिका का यूरोप के साथ बहुत ज्यादा व्यापार है। अब यूरोप कोई एक देश तो नहीं है, लेकिन यूरोप बड़ा अलग तरह का स्ट्रक्चर है। यूरोप जो है ना, देश तो अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी सेनाएं हैं, लेकिन बहुत हद तक एक ही मुद्रा पर काम करते हैं। और यूरोपियन यूनियन है जिसके पास काफी जो आर्थिक नीतियां हैं उसको बनाने की बहुत आजादी है। यहां तक कि आपको वीजा भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे देश, यूरोप पूरा आपको वीजा देता है, जिसमें बहुत सारे देशों में आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक रूपता है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो वो एक देश नहीं है, लेकिन आर्थिक इकाई के रूप में आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे देश हैं जिनके बीच में बहुत व्यापार होता है। भारत का भी व्यापार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूरा विश्व व्यापार अगर आप देखोगे तो उसमें भारत का प्रतिशत अभी भी कम है। तो यहां पर एक बात आती है कि इतना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या? दूसरा विश्व व्यापार संगठन करता क्या है? मैंने बताया था कि निर्बाध रूप से क्या हो, निर्बाध रूप से व्यापार हो पाए। और निर्बाध रूप से व्यापार कब हो पाएगा? जब बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह के नियम ना हो, एक रूपता हो नियमों में। कैसी हो? एक रूपता हो। तो एक रूपता के लिए क्या किया जाता है? दो तरह का व्यापार मान लीजिए। व्यापार तो खैर एक ही होता है, लेकिन उसको हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल। बाइलेटरल को हिंदी में बोलते हैं द्विपक्षीय। जैसे मान लीजिए भारत है और भारत को व्यापार करना है इंडोनेशिया के साथ, तो भारत और इंडोनेशिया, तो इनके बीच में किस तरह की संधि होनी चाहिए, व्यापार में कौन कौन से नियम होने चाहिए, वो आ जाएंगे द्विपक्षीय। और दूसरा होता है कि भारत का बहुत सारे देशों के साथ हो रहा है, तो वो तो बहुत सारे देशों के साथ रहा है, लेकिन देखिए आप कहेंगे कि ये क्या मतलब हुआ, हमेशा ही बहुत सारे देशों के साथ हो रहा है, तो बाइलेटरल का क्या मतलब हुआ? तो बाइलेटरल का मतलब ये हुआ कि भारत हो सकता है कि इंडोनेशिया के साथ एक विशेष तरह की संधि करना चाहे व्यापार की, है ना। तो अलग अलग तरह की जब संधियां भारत अलग अलग देशों के साथ कर रहा है तो वो हो जाएगा बाइलेटरल, क्योंकि भारत है फिर कोई दूसरा देश है, भारत है फिर कोई दूसरा देश है, भारत है फिर कोई दूसरा देश है। लेकिन कोई एक ऐसी संधि हो जिसमें भारत बहुत सारे देशों के साथ एक साथ कोई संधि कर रहा है, या फिर बहुत सारे देश मिलकर के आपस में एक संधि कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मल्टीलेटरल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मल्टीलेटरल। और इसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं बहुपक्षीय। तो हिंदी में तो नाम बहुत ही आसान है और इंग्लिश में भी बहुत आसान नाम है। तो इस तरह की जब संधियां हो रही हैं, व्यापार संधि, तो उसमें भी हमारा विश्व व्यापार संगठन बहुत मदद करता है कि किस तरह की संधि बननी चाहिए। और मदद क्या करता है? उसका उद्देश्य वही है कि दुनिया में व्यापार को बहुत बढ़ावा मिले, है ना। तो ये चीज हो गई। लेकिन अब बात आ जाती है कि हम लोग तो बात कर रहे थे कि हमारे ऐसे जो लोग अर्थशास्त्री जो बोलते हैं भारत को नहीं होना चाहिए, तो वो एक और बात बोलते हैं कि देखो क्या क्या होता था। एक तो था टैरिफ। टैरिफ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशुल्क, है ना। तो भारत ने प्रशुल्क भी कम कर दिया। भारत का जो कमिटमेंट था, आपका कमिटमेंट होता है ना कि नहीं इतनी देर पढ़ाई करनी है या ये करके रहेंगे, तो वो आपका कमिटमेंट है। ऐसे ही भारत का कमिटमेंट था कि हम प्रशुल्क या टैरिफ रेट्स को कम कर देंगे, भारत ने कर दिया। समझ रहे हैं? ऐसे ही नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं जो अप्रशुल्क नेचर के होते हैं, अप्रशुल्क प्रकृति होती है उनकी। जैसे कोटा सिस्टम है, उसमें आप इंटरेस्ट नहीं बढ़ाते हो, लेकिन आप पहले से ही बोल देते हो कि नहीं इतना ही हम लेंगे, वो भी भारत ने हटा दिया। उसके बाद जो विकसित देश हैं, तो भारत ने तो अपना बाजार खोल दिया। भारत के किसानों को दिक्कत हो रही है, फिर भी भारत बाजार धीरे धीरे खोलता चला जा रहा है। लेकिन जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं? वो नए तरह के बहाने लेकर के आते हैं। समझ रहे हैं? वो ऐसे बोलेंगे नहीं इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, नहीं इसमें कुछ नए तरह के बैक्टीरिया हैं जो हमारे देश में नहीं है, अगर ये आ जाएंगे तो इससे परेशानी हो जाएगी। तो एक क्वारंटीन का पूरा डिपार्टमेंट होता है, और आजकल क्वारंटीन इतना कॉमन हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। तो बहुत सारी तरह की
कुछ नया ऐसा खेल खेलते हैं विकसित देश की वो अपने देश में आपका सामान नहीं आने देंगे। तो विकासशील देश जो है ना वो अपने आप को ठगा से महसूस करते हैं, और भारत के साथ भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि भारत सोचता है कि हमने तो जो कहा था वो कर दिया, आपने जो कहा है आप वो कर दे रहे हो, लेकिन आप कोई नया नियम बना दे रहे हो। तो जैसे आप क्रिकेट खेलो और क्रिकेट खेलने में कोई एक चीटर हो, है ना, बेईमानी करने वाला लड़का आ जाए, तो वो नए नए नियम बना देगा। पहली गेंद पे आउट हो जाएगा तो बोलेगा नहीं 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 ट्राई बॉल है, ट्राई बॉल है ना, इस तरह का बहुत चलता है। तो ट्राई बॉल, और मान लिया फिर 5वीं बॉल पे आउट हो गए तो बोलेगा नहीं नहीं इस वाले मैच में 5वीं बॉल भी ट्राई बॉल होगी। तो इस तरह से जब आपके साथ कोई खेल रहा होता है ना तो आपको ठगा सा महसूस होता है। और दूसरी बात, वो आपसे बड़ा भी है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर भी है, तो आप ऐसे खेल से बाहर क्यों नहीं निकल जाओ, ऐसा भी बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं। तो हम लोगों ने विश्व व्यापार संगठन की बात कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं जो हम लोग का आज का इस वीडियो का मेन मुद्दा है, और वो मुद्दा क्या है कि ये सारे जो आर्थिक सुधार जिनको हम बोलते हैं उससे देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी किताब में एक सारणी बनी हुई है जिसमें हमें ये बताया गया कि किस समय से लेकर के किस समय तक अर्थव्यवस्था में जो समृद्धि की दर थी क्या थी, ग्रोथ रेट था, वो कैसा था। और उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड पर से बनाने से अच्छा है कि वो आप स्क्रीन पर पूरा आपको दिखेगा, तो उसकी बात करूंगा। लेकिन उसमें 2-3 बहुत मोटे मोटे ट्रेंड्स थे। ट्रेंड मतलब समझते हैं कि ट्रेंड चल रहा है ये, तो क्या हुआ है वो आप समझ लीजिए। तो देखिए, एक चीज तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है वो ये हुई है कि हम लोगों ने जब अर्थव्यवस्था को कुछ क्षेत्रकों में तोड़ने की बात कही थी तो उसमें 3 तरह के क्षेत्रक मुख्य थे। एक तो कृषि था, और कृषि में सिर्फ कृषि नहीं होता, कृषि से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो भी होती हैं। तो एक तो मुख्य रूप से देखोगे तो कृषि हो जाता है, दूसरा हमारा हो जाता है उद्योग, और तीसरा हो जाता है सेवाएं। क्या हो जाता है? सेवाएं। ठीक। अब हुआ क्या यार कि कृषि में पहले हम लोग बहुत ज्यादा महत्व देते आए थे। आपको पता भी था कि हरित क्रांति के लिए 1965 के बाद से 1985 तक तो हरित क्रांति का पूरा पूरा काम चला, और उसके बाद 1990 के दशक तक 7वीं पंचवर्षीय योजना तक कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिंचाई करनी है, बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग काफी ध्यान देते थे। लेकिन आर्थिक सुधार के बाद से हमें व्यापार खोलने पड़े, बाजार खोलने पड़े, सहायकी जो सब्सिडी दी जाती थी वो कम करने का प्रेशर आने लगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, विश्व व्यापार संगठन की तरफ से। तो बहुत सारे काम ऐसे हुए जहां पर हम लोगों ने कृषि को सीधा सीधा जो बेनिफिट पहले सरकार बहुत सक्रिय रूप में दिया करती थी वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। तो कृषि को अगर आप देखोगे अकेले तौर पर, तो कृषि की जो विकास दर हुई है ना वो लगातार घटती चली गई है। क्या हो गई है? घटती चली गई है। तो कृषि के लिए बहुत अच्छा सुधार नहीं रहा है। 1991 के बाद से जो खेती में प्रगति एक्सपेक्टेड रही थी, पुराना अगर आप उठा करके देखेंगे तो उस हिसाब से खेती में उतना संतोषजनक हमें कोई ऐसा परिणाम नहीं दिखता है। कुछ कुछ साल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद 2013-14 में खेती की विकास दर ऋणात्मक भी हो गई थी, नेगेटिव भी हो गई थी। मतलब देश में जो कुल उत्पादन हुआ खेती में वो कम भी हो गया। तो इस तरह के कभी कभी कुछ साल आ जाते हैं, लेकिन खेती की जो विकास दर है बहुत ही कम हो गई है अभी, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा फायदा नहीं मिला। उद्योग में क्या हुआ यार? उद्योग में घटता भी रहा है, बढ़ता भी रहा है। मतलब मिली जुली जो पुराने, अगर आप विकास दर देखोगे, का पुराने का मतलब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कहां से कहां तक पढ़ा था? 1950 से 1990 के बीच में। तो अगर आप औसतन देखोगे तो लगभग हम उसी रेट से बढ़ रहे हैं। किसमें? तो इस हिसाब से तो आप कहोगे यार कृषि में तो हम पहले अच्छा कर रहे थे, और उद्योग में जैसा कर रहे थे लगभग वैसा ही कर रहे हैं। तो आर्थिक सुधार का फायदा क्या हुआ? समझ रहे हैं? लेकिन तीसरा जो सेक्टर आ जाता है, तीसरा जो क्षेत्र आ जाता है वो हमारा है सेवाएं। अब आज के समय में सेवाएं जो है ना वो अलग अलग तरह के एस्टिमेट्स आते हैं। एस्टिमेट मतलब अलग अलग तरह से लोग गणना करते हैं। तो 57% भी आता है, कहीं कहीं पर 60% भी दिखा जाता है, कहीं 54% भी दिख जाता है। तो लगभग आप ऐसे समझिए कि 54% से लेकर के 60% तक का ये जो पूरा एरिया है ना, किसमें? पाई में, हमारे बिस्किट में, ये आ जाता है सेवाओं का। तो सेवाओं का जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला गया है। सेवाएं में क्या क्या आती हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप डायरेक्टली बना रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भारत में आ गई जो सेवा क्षेत्र की आ गई। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉल सेंटर्स की बात की थी। बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, और बहुत ही बड़ी ग्रोथ अभी मेरा एक दोस्त है, वो फाइनेंशियल लिटरेसी में काम कर रहा है। तो मुझे उसका स्टार्टअप का नाम याद नहीं है, बट इजी समथिंग करके है, इजी फिन ऐसा कुछ है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसने मुझे बताया भी, थोड़ी दिन पहले बात हुई थी, कि देश में अभी तक 17% लोग हैं। कितने लोग? 17% लोग हैं जो जीरो रिस्क सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। किसमें? जीरो रिस्क। अब जीरो रिस्क सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ? जैसे अपने होता है ना किसान विकास पत्र है ना, एनएससी होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, ये सारे पोस्ट ऑफिस में मिला करते हैं आपको। ऐसे ही पीपीएफ है,
पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ही कम लोग अभी भी पैसा निवेश कर रहे हैं। तो भारत में क्योंकि सिर्फ 70% लोग कर रहे हैं, इसका मतलब 83% लोग अभी भी बाहर हैं, और इसका मतलब भारत में अभी बैंकिंग क्षेत्र के विकास की बहुत ही ज्यादा सीमा है, बहुत बड़ा दायरा है जो खाली पड़ा हुआ है, जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें, इंश्योरेंस में बहुत बड़ा स्कोप आता है। अभी तक हम लोगों के यहाँ जो बीमा है, बहुत ही कम लोग बीमा कराते हैं, तो बीमा क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, मेडिकल साइंसेस का है, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का है, एजुकेशन का है, तो बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र है। यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण नहीं हो रहा, सेवाओं का निर्माण हो रहा है। और होटल्स का है ना, जो होटल में आप रह रहे हो, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद करिए। उस एग्जांपल में जो अपने एक अभिनेता थे, उनको 400 रुपए से ऊपर का बिल दे दिया गया था, केलों का, 2 केलों का, वो वाली मैंने बात की थी। तो वहां पर भी वो सेवा क्षेत्र है। तो सेवा क्षेत्र में भारत में टूरिज्म है ना, अतुल्य भारत करके एक हमारे आईएएस ऑफिसर है, जो सीईओ भी है नीति आयोग के, अमिताभ कांत, और बहुत एक्टिव आईएएस ऑफिसर है। तो उन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया करके आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट की भी कैंपेन उन्होंने चलाई कि भारत में हम टूरिज्म समझते हैं कि भ्रमण करे, आप देश देखें तो पूरा जो देशाटन है, जो पर्यटन है, वो बहुत ही ज्यादा भविष्य में अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद है। तो ये सारे क्षेत्र जो मैं गिना रहा हूं, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये सारे के सारे क्षेत्र किस में आते हैं? कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम हुआ है, सब सेवाओं में आ रहे हैं। तो सेवाओं में 1991 के बाद से अगर आप देखेंगे तो जो मेन आर्थिक वृद्धि हुई है ना, वो हमारी पहले से अच्छी हो गई है। तो आप कहेंगे कृषि में तो कम हो गई, उद्योग में लगभग वैसा ही रहा, लेकिन सेवाओं में बहुत अच्छा रहा है, काफी ज्यादा अच्छा रहा है। देखिए, दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, अमेरिका बहुत सारे देशों से सामान खरीदता है, क्या करता है? सामान खरीदता है। लेकिन अमेरिका बहुत सारे देशों को सर्विसेज बेचता है। क्या बेचता है? सर्विसेज। मतलब अमेरिका है, ठीक, अमेरिका का क्यों एग्जांपल लेता हूं बार बार? अमेरिका का इसलिए लेता हूं क्योंकि अमेरिका अभी भी बाई फार बहुत बड़े अंतर से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम लोग इसको कैसे देखें, नॉमिनल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल और एक होता है पीपीपी, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी। मैं आपको हिंदी में इनके टर्म्स बता दूंगा और समझा भी दूंगा जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि अगर पूरी दुनिया की में कितने लोग कितना कमा रहे हैं, अलग अलग देशों का देखा जाए, और उसमें आप अमेरिका को एक देश देखो, डॉलर में हम काउंट करें, सबका डॉलर में काउंट करें कि हर देश डॉलर में कितना कमा रहा है, तो अमेरिका बहुत आगे, चीन दूसरे नंबर पर आ गया है। पीपीपी में देखोगे तो चीन नंबर 1 पर आ चुका है, 2-3 साल पहले ही हो गया था ऐसा, लेकिन अभी नॉमिनल में अमेरिका बहुत आगे है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार हो रहा होता है ना, तो उसमें नॉमिनल जीडीपी यानी कि नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद है, वो हमारे काम का होता है। तो नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए मैं अमेरिका का बहुत उदाहरण देता हूं। तो अमेरिका बहुत सारे देशों के साथ जो व्यापार करता है, उसमें अमेरिका को घाटा रहता है। कैसा? व्यापार में घाटा होता है। क्यों? क्योंकि व्यापार, अमेरिका खरीद ज्यादा चीजें रहा है, बेच कम चीजें रहा है, लेकिन उस घाटे में अमेरिका को घाटा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि अमेरिका सामान खरीदता है और अपने यहां से सर्विसेज भेजता है। और सर्विस जो है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा स्किल्ड चीज मानी जाती है ना। वहां पर सॉफ्ट पावर होनी चाहिए। शशि थरूर हमारे यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत लर्नेड, बहुत ही होशियार इंसान भी है। IIM अहमदाबाद में थे वो, उनकी 2nd रैंक आई थी उस टाइम पर शायद, और हिस्टोरियन है बहुत अच्छे। तो उनकी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिबेट बहुत अच्छी थी, और एक टेड टॉक भी है उनका, आपको मौका मिले तो कभी देखिएगा। तो उसमें वो इंडिया की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। तो हुआ क्या है कि इंडिया ने बहुत ही तेजी से सर्विसेज में, अमेरिका जैसे देश का भी हमारे साथ सर्विसेज में घाटा रहता है। हम अमेरिका को ज्यादा सर्विसेज देते हैं, अमेरिका हमें उतनी नहीं दे पाता है। तो अमेरिका जैसा देश जो सर्विस के नाम पर इतना तेजी से ग्रो किया है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पर भी सर्विसेज में हमारा क्या है? सरप्लस है, हम उनको ज्यादा सर्विसेज बेच पाते हैं। तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट है। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि सेवाओं में, सर्विसेज में हमने बहुत अच्छा, काफी अच्छी ग्रोथ की है। कब? पिछले 30 सालों में। और सर्विस क्षेत्र का जो सेवा क्षेत्र है ना, उसका दायरा बढ़ता चला गया है। सोचिए, लगभग 57%, कोई 57% का एस्टिमेट आता है, 60% तक किया जाता है, कभी 54% का आता है। वो अलग अलग तरह की गणनाएं हैं, लेकिन फिर भी समझिए कि पूरी अर्थव्यवस्था में, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में खेती और उद्योग, सारे उद्योग मिला दो, सारी खेती मिला दो, उससे बड़ा हिस्सा हो गया सर्विसेज का। समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा, और ये जो विकसित देश है उनकी ये पहचान होती है। यहाँ पर एक बहुत ही अलग तरह का ट्रेंड भी रहा है। नॉर्मली होता क्या है, मैं बता देता हूं कि पहले कृषि में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। किसी भी देश की जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है, तो खेती में बहुत लोग काम करने वाले होते हैं पहले। फिर खेती से वो लोग चले आते हैं उद्योगों में। किसमें चले आते हैं? उद्योगों में।
तो औद्योगिक क्रांति आती है, उद्योगों में चले आते हैं, तो यहां से जाते हैं उद्योगों में, तो उद्योग किसी देश का बहुत बड़ा हो जाता है, और उद्योग जब काफी बड़ा हो जाता है उसके बाद फिर वहां पर सेवाएं बड़ी होना स्टार्ट होती है। ये नॉर्मली देखा गया है। कैसे देखा गया? नॉर्मली, आमतौर पर। लेकिन भारत में क्या हुआ है, भारत में उद्योग जितना था लगभग उतना ही बना रहा। पिछले 30 साल में अगर आप देखोगे पूरे जीडीपी में उसका परसेंटेज देखोगे लगभग कि पूरे जीडीपी 100 है तो उद्योग कितना है, तो वो 23-25% के आसपास लगभग बना हुआ है। अब कृषि से सीधे सीधे लोग सेवाओं में बहुत लोग ट्रांसफर कर गए, है ना। तो बहुत एक नए तरह का एक रुझान है जो हमें दिखाई पड़ा, कहां? भारतीय अर्थव्यवस्था में। और वो एक चीज मानी आती है। अच्छा, तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ निगेटिव्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भारत में जो एक आम उपभोक्ता है उसको बहुत सारी सहूलियत हो गई, उसको बहुत सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो गई हैं। वैश्वीकरण से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे यहाँ के उत्पादक हैं, उनको कहीं पर कंपीट भी करना पड़ा है। उन्होंने बाहर से टेक्नोलॉजीज लेकर के नई चीजें बनाना भी स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ एक कंपनी है मोटरसाइकिल बनाने की, बजाज, है ना, उसका ऐड आता था, कैंपेन होता था, हमारा बजाज है आगे आज, अलग अंदाज, हमारा बजाज। तो उसके भी जो अभी चेयरमैन है एक राहुल बजाज जी पहले हुआ करते थे, और उसके बाद से अभी उनके लड़के हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट वो लोग बहुत एक्टिव लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और बजाज आज दुनिया में बहुत सारे देशों में अपनी मोटरसाइकिल बेचती है, जो बाइक है बहुत सारे देशों में बेचा करती है। तो भारत की कई कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बाहर से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, और फिर हम लोगों ने स्विच कर दिया। जैसे बजाज का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बजाज पहले स्कूटर बहुत बनाता था, तो प्रिया स्कूटर आता था शायद बजाज का, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन स्कूटर्स बहुत बनाता था। फिर उन्होंने पूरी तरह से स्कूटर्स बंद कर दिए और एक पूरा रेंज निकाला है बाइक का, जो सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर किया है। तो बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने दम लगा करके, मेहनत करके, इनोवेशन करके कुछ नया हासिल किया, उनको फायदा भी हुआ है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर के अच्छी क्वालिटी और सस्ते प्रोडक्ट की वजह से खत्म भी हो गई है। तो वहां पर हमें अपनी काबिलियत पर, मैं फिर से वही बोलता हूं कि हमारा जो स्किल है ना, हमारी कुशलता है, हमारा कौशल है, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, ये ओवरऑल ट्रेंड बता दिया, इसी में आपको भी समझ में आएगा। जो मैं टेबल की बात करूंगा, जो हमारी सारणी है उसकी बात करूंगा, कि देखिए जो मैं बता रहा था कि कृषि की ग्रोथ कितनी कम हुई है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा था अभी कि देखिए 1980 से जो हमारा 1991 का दशक है, यानी कि जब हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, जो सुधार है उससे पहले के समय की बात हो रही है यहाँ पर, तो कृषि है 3.6% से ग्रोथ की है, ठीक है। जो समृद्धि थी कृषि क्षेत्र में वो 3.6% थी। अब देखिए उसके बाद अगले 10 दशक में 3.3% रह गई, यानी कि थोड़ी सी कम हो गई। फिर उसके बाद 2.3% पर आ गई, फिर 3.2% है, फिर 1.5% है एक साल के लिए, और उसके बाद फिर 4.2% है। फिर मैंने वीडियो में बोला था 2013-14 में, लेकिन 13-14 की बात नहीं, तो 14-15 की बात थी जब ऋणात्मक हो गई है। यानी कि कृषि क्षेत्र में जो भी विकास दर देखी, कोई पहले 3.6% थी, फिर उतनी तो कभी भी नहीं आई है। बाद के किसी भी समय में जो सुधार हुआ है उसके बाद वाले किसी भी समय पर उतनी तो पहुंची नहीं और कम होती गई। 1.5% है, ऋण 0.2% है। तो ये जो है, ये कैसा ट्रेंड है, ये कैसा रुझान है? ये रुझान है कि कृषि में जो ओवरऑल हमारी उत्पादकता है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा, उद्योगों में देखिए, उद्योगों में 1980 से 1991 के बीच में 7.1% की ग्रोथ थी, जो काफी अच्छी है। फिर 6.5% की रही, उसके बाद से फिर 9.4% की रही, फिर 7.4% है, फिर ये एक साल के लिए 3.6%। ये देखिए टाइम यहाँ पे मत भूलिए, ये 5 साल का है, ये भी 5 साल का टाइम पीरियड है, और ये 10 वर्ष का समय काल है। तो ये समय काल कितना कितना बड़ा है उसको देखिए। तो अगर 10 वर्ष में ऑन एन एवरेज 6.5% रह रही है, 5 साल में 9.5% रह रही है, 9.4% लगभग 9.5, फिर लगभग 7.5% है, और उसके बाद एक साल के लिए आपकी 3.6% है, फिर एक ही साल के लिए 5 है, फिर एक ही साल के लिए लगभग 6 है। तो जो ओवरऑल है वो लगभग 7.1 के बराबर ही निकल करके आ जाता है। कितना निकल के आ जाता है? लगभग 7.1 के, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखिए जो भी हमारे ये सारे क्षेत्र है ना, जिनकी हम लोगों ने बात की अभी तक, इसमें कृषि में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोई बहुत अच्छा परिवर्तन जो है, सकारात्मक परिवर्तन नहीं रहा, और उद्योग वैसे के वैसे ही लगभग रहे हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं सेवाओं की। सेवाओं में देखिए 6.7% की ग्रोथ थी कब? इस वाले दशक में, जो हमारे सुधार से पहले का दशक था। फिर लगातार 10 वर्ष में औसत आया है 8.2%। समझ रहे हैं? 8.2% की ग्रोथ रेट लगातार 10 सालों तक, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और उसके बाद देखिए फिर 7.8%, तो जो पहले था उससे तो बढ़ाइए ना। और फिर राजा बाबू ये देखो 2007 से लेकर के 2012 के बीच में देखिए, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो थे ना, मनमोहन सिंह हुआ करते थे, 2004 से लेकर के 2014 तक।
तो वो एक खुद में अर्थशास्त्री थे। उसके पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी योजनाएं लेकर के आए थे। और 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी आ गए। तो हालांकि 2012 से 2014 के बीच में जो हमारे यहाँ पर कच्चे तेल थे ना, उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो कई चीजें ऋणात्मक भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो हमारा सर्विस सेक्टर है, देखिए कितना शानदार परफॉर्म किया है। 10% की वार्षिक विकास दर है, समृद्धि दर है लगातार 5 वर्षों तक। और उसके बाद भी 8.1% है, फिर 7.3 देखिए, फिर से 2014-15 में 10.3 की। तो सेवा क्षेत्र जो है ना, वो निरंतर रूप से बहुत मजबूत होता चला गया और इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस टेबल से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि कृषि में हालत थोड़ी सी अच्छी नहीं रही, उद्योग जैसे थे लगभग वैसे चले हैं, और सेवाओं ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और क्योंकि सेवा पहले से ही जो हमारे जीडीपी है उसमें एक बड़ा हिस्सा लेने लगा था, इस वजह से सेवा क्षेत्र और ज्यादा बड़ा होता चला गया। समझ रहे हैं कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक 100 है, 100 में से 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा पहले से 10 है, एक हिस्सा 20 और एक हिस्सा 70 है। अब अगर 10 वाले की 2% ग्रोथ हो रही है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी ग्रोथ, सॉरी 20% की ग्रोथ हुई है ना। और अगर 10% की करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिए 20% है और इसमें 2% की जगह मान लीजिए हम 5% की ग्रोथ कर रहे हैं तो 21 हो जाएगा। और 5 की जगह यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र पहले से ही बड़ा है उसमें और ग्रोथ ज्यादा हो रही है, 10% की मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये 77 हो जा रहा है। तो अब जो नया बनकर के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 77 है। 77 में आप 21 जोड़ेंगे तो 98 मिलेगा, 98 में 10.2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 108.2। ठीक, अब ये 108.2 जो आया है ना, उसमें से 77, तो जो 77 है वो और बड़ा प्रतिशत हो जाएगा। पहले 70% आ रहा था, अब जो 77 है किसमें, समझिए 77 आपका अगर 108.2 में है तो ये और ज्यादा इसका प्रतिशत आ गया। तो धीरे धीरे जो सेवा क्षेत्र है वो और बड़ा होता चला गया पूरे जीडीपी को अगर आप एक साथ देखेंगे तो। ये बात हुई, और इसके बाद से इसी में हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि कहां पर और क्या क्या परिवर्तन आए, और जो हमारे यहाँ पे सुधार करने की कोशिश की गई उसमें क्या क्या कमियां थी। जैसे अभी उसमें हम लोगों ने रोजगार की बात अभी तक नहीं की है, तो ये सारी बात हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में।